देखिए इधर, पिछले क्लास में आप इम्परफेक्शंस इन सॉलिड समझ रहे थे, या डिफेक्ट्स इन सॉलिड आप इसको कह सकते हैं। इसमें आपको बताया गया कि सॉलिड क्रिस्टल में डिफेक्ट का मतलब क्या होता है। किसी एक एटम के अबाउट, या किसी एक पूरा लाइन एटम का जो है उसके अबाउट आइडियल अरेंजमेंट में किसी भी तरह का डिस्टरबेंस होता है या किसी भी तरह का डेविएशन होता है, तो इसी को हम लोग डिफेक्ट इन सॉलिड कहते हैं। और ये डिफेक्ट तीन तरह का होता है। एक होता है स्टेशियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक होता है नॉन स्टेशियोमेट्रिक डिफेक्ट, और एक होता है इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट। तो इसमें स्टेशियोमेट्रिक डिफेक्ट को या नॉन स्टेशियोमेट्रिक डिफेक्ट को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा स्टेशियोमेट्रिक कंपाउंड। कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक आयनिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टेशियोमेट्रिक कंपाउंड और एक होता है नॉन स्टेशियोमेट्रिक कंपाउंड। एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको देखिएगा। देखो, NaCl एक आयनिक सॉलिड है। इसमें दो तरह के आयन होते हैं, एक होते हैं Na+ और दूसरा होता है Cl-। अब आप ये बताइए कि NaCl में सोडियम और क्लोरीन एटम का रेशियो क्या है? 1:1। इसका ये मतलब हुआ कि यदि किसी क्रिस्टल में आपको सोडियम 100 दिया गया, तो इसका मतलब है कि क्लोरीन भी उसमें कितना है? 100। अब एक दूसरे एग्जाम्पल पढ़ाइए। एक एग्जाम्पल है FeO, फेरस ऑक्साइड। यह भी एक आयनिक कंपाउंड है। इसका वैलेंसी +2 होता है और इसका वैलेंसी -2 होता है। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बराबर है। और यदि हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालें तो ये भी कितना होगा? 1:1। इसका ये मतलब हुआ कि एक छोटा सा सॉलिड FeO का दिया जाए तो उसमें यदि 100 Fe एटम है तो उसमें 100 ही ऑक्सीजन का एटम होगा। हाँ या ना? देखो, हम इस तरह से एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, वो थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में, समझना पड़ेगा इसको अच्छे तरीके से। इसमें हम 3 आयन लिए हैं आयरन का, और फिर यहाँ 2 आयन, चलो 3 ये भी ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 एटम आयरन, 3 एटम ऑक्सीजन। एटम नहीं, आयन है ये, ठीक है। अब यदि हम पूरा क्रिस्टल का फॉर्मेशन करें और वो भी रेगुलर अरेंजमेंट यदि हम इस एटम का करें, तो निश्चित है कि इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा। अल्टरनेट पोजीशन पर रहता है। इस तरह से हम इसको लगातार सजाते चले जाएं तो बताइए यहाँ क्या क्या घट रहा है। यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन 2- पड़ेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन 2-। यहाँ पर क्या पड़ेगा? Fe2+, Fe2+, Fe2+। तो मान लीजिए कि यह FeO का पूरा सॉलिड है, इतना बड़ा सॉलिड, और इसमें हम बैलेंस करके दिए हैं Fe और ऑक्सीजन को, मतलब दोनों का रेशियो समान है। हालांकि एक और लाइन देंगे तब समान आएगा, भी एक आध को का इधर उधर है। आप मान लीजिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ आयरन एटम और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आपस में इक्वल है। अब आप ये बताइए कि यदि इसमें टोटल 50 Fe2+ है, तो इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ? 100, क्योंकि एक Fe पर कितना पॉजिटिव चार्ज है? 2। तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन पर 2- चार्ज है और नंबर ऑफ ऑक्सीजन और आयरन एटम दोनों आपस में समान है, तो ये भी कितना एटम होगा? 50। टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना? 100। तो 100 + 100-, इसका मतलब ओवरऑल ये सॉलिड न्यूट्रल है या एक तो पॉजिटिव चार्ज रह जाता है? न्यूट्रल है। यानी इलेक्ट्रिकली ये पूरा न्यूट्रल है, कहीं कोई ओवरऑल चार्ज नहीं है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के एग्जैक्टली बैलेंस है। तो ऐसी स्थिति में इस कंपाउंड का फॉर्मूला था FeO, और यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि FeO का जो Fe और ऑक्सीजन, मतलब आयरन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:1 है। और इसमें जब हम गिनते हैं आयरन एटम और ऑक्सीजन एटम को,
तो मान लीजिए 50:50 आता है, तो ये भी रेशियो 1:1 हुआ। इसका मतलब केमिकल फॉर्मूला में जो एटम का रेशियो है, एग्जैक्ट वही रेशियो उस सॉलिड में टोटल आयरन एटम और टोटल ऑक्सीजन एटम के रेशियो का है। तो इस तरह का यदि सिचुएशन हो, जैसा ये सिचुएशन अभी दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड। लेकिन अभी आपको स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड कुछ विशेष नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ अलग कुछ दिखा ही नहीं। अलग दिखेगा अब जब आप नॉन स्टिचियोमेट्रिक को समझेंगे, तो फिर दोबारा स्टिचियोमेट्रिक और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब सुनिए, अब हम जा रहे हैं नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड पर, ये इंपॉर्टेंट है। आयरन का दो तरह का वैलेंसी होता है, +2 भी और +3 भी। ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। आप रटे होंगे फेरस, फेरिक, +2 +3। तो इसमें मान लो कि दो आयरन एटम, मान लीजिए कि दो आयरन एटम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, तो मान लीजिए कि एगो ये आयरन एटम +3 में चला गया और एक ये चला गया। ऑक्सीजन का तो वैलेंसी वेरिएबल होता नहीं है, वो तो 2- पर ही रहेगा रुका हुआ। अब बताइए कि क्या ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? नहीं है। तो अब हम इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करेंगे, क्योंकि कोई भी आयनिक सॉलिड हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अब आप ये बताइए कि इसको यदि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करना है, तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोलिए। एक या तो ऑक्सीजन एटम को जोड़ना पड़ेगा, और उससे भी बेहतर है, जोड़ने से बेहतर है कि आप एक आयरन एटम को उसके जो नियत स्थान था वहां से उसको गायब कर दीजिए। मतलब मान लीजिए कि यहां पर Fe+ अब है ही नहीं, यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गया। वैकेंसी क्रिएट होने से क्या हुआ? एक Fe2+ गया तो 2 पॉजिटिव चार्ज लेके गया। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो 2 बढ़ गया था, वो इसके एब्सेंट होने से क्या हुआ? बैलेंस हो गया। बताइए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अब जो रेशियो आ गया, ये 49-50 का आ गया। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन सॉलिड का होना चाहिए था फॉर्मूला FeO, मतलब 1:1। आई 49:50 आ गया, तो ये कभी भी 1:1 आएगा? तो ऐसी स्थिति में यदि हम ये मान लें कि हम 100 एटम इसमें डाले थे, 100 आयरन का और 100 ऑक्सीजन का, तो 100/100 1:1 आ जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि आप 99 कर दिए आयरन, तो ये हो गया 99:100। अब बताओ कि यदि हम इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालें, तो ये आ जाएगा 0.99:1। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसी स्थिति में FeO में Fe हो जाएगा 0.99 और O उतने रहेगा जितना था। इसका यह भी मतलब हुआ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो रेशियो होना चाहिए था एटम का, सॉरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो रेशियो है एटम का, वह रेशियो आपके सॉलिड में नहीं आ पाया। ऐसी स्थिति में हम इसको कहेंगे कौन सा कंपाउंड? नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड। यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एटम का रेशियो सॉलिड में एटम के रेशियो के एग्जैक्ट बराबर हो, तो उसको कहा जाएगा स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड। और यदि एग्जैक्ट बराबर नहीं हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड। और आपको यह समझ में आया कि नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड एराइज कैसे हो जाता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए इस तरह की बातें आती है। तो अब आप कहेंगे सर ये डिफेक्ट में ये सब तरह का बात कहाँ से आ गया? आप एक बात बताइए, इस पॉइंट से यदि आयरन गायब हुआ, तो इस पॉइंट के अराउंड आइडियल अरेंजमेंट में डेविएशन हुआ कि नहीं हुआ? यहां रहना चाहिए था, Fe को नहीं है। ये दोष नहीं तो क्या है? ये इम्परफेक्शन ही हुआ ना सॉलिड का। तो ऐसी स्थिति में यहां पर सॉलिड कमजोर हो जाएगा, यहां पर निगेटिव वाला प्रॉपर्टी ज्यादा मिलेगा, पॉजिटिव वाला प्रॉपर्टी कम मिलेगा। पॉजिटिव चार्ज उधर है, निगेटिव चार्ज इधर है, अनपैरेलल वे में बैलेंस किए हुए चार्ज। तो कहीं ना कहीं पहले वाला सॉलिड का प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अलग होगा या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग होगा। तो ये सब चीज हुआ है इसके नॉन स्टिचियोमेट्रिक होने से। तो उम्मीद करें कि आपको स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड और नॉन स्टिचियोमेट्रिक समझ में आया। तो आपसे पूछे कि स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड क्या है? तो स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड वह कंपाउंड है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एटम का रेशियो और पूरा क्रिस्टल में एटम का रेशियो एग्जैक्ट बैलेंस कर जाए, तो ये हुआ स्टिचियोमेट्रिक। और एग्जैक्ट बैलेंस ना करे तो नॉन स्टिचियोमेट्रिक। तो एक यदि आप समझ गए हैं तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। आयनिक कंपाउंड इन विच रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन आर एग्जैक्टली इक्वल टू द रेशियो इंडिकेटेड बाय देयर
केमिकल फार्मूला इज कॉल्ड स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड, एंड वहाँ लिख देंगे आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल, देन दैट कंपाउंड इज कॉल्ड नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड। तो एक मात्र लिखिए, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। अब जब आप ये स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड और नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड समझ गए तो अब आपको समझ में आ जाएगा स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ऐसे वो समझ में ही नहीं आता, लिखेंगे। इसमें एक और सिचुएशन को समझिए, तो एक मिनट रुकिए, तो इधर देखिए, इधर देखिए, इधर अभी जो सीन क्रिएट हुआ यहाँ पर, अभी जो आप देख पा रहे हैं यहाँ वैकेंसी के बाद, ये स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड है या नॉन स्टिचियोमेट्रिक? नॉन स्टिचियोमेट्रिक। इसका मतलब डेविएशन आया तो नॉन स्टिचियोमेट्रिक हुआ, या नॉन स्टिचियोमेट्रिक होने से डेविएशन आया, दोनों एक दूसरे का पूरक बात है। अब एक दूसरा सीन क्रिएट करते हैं, थोड़ा उसको समझिए। मान लीजिए कि ये Fe+ जो एक्स्ट्रा आप दिए थे ये हम नहीं दिए, और एक बार फिर से हम इसको स्टिचियोमेट्रिक कर दिए, मतलब जो होना चाहिए था वही है। अब ये कैसा है? स्टिचियोमेट्रिक। मान लीजिए कि एक स्थान से Fe2+ गायब हो गया और एक स्थान से O2- गायब हुआ, तो अब ये कैसा है? स्टिचियोमेट्रिक या नॉन स्टिचियोमेट्रिक? बोलिए। अब ये स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड है, अब ये नॉन स्टिचियोमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि एक Fe++ गया, मतलब एक आयरन का आइटम गया तो एक ऑक्सीजन भी गया ना, तो जो रेशियो 100/100 था वो 99/99 है। एक बार फिर से आपको सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 आएगा। लेकिन पिछला जो केस देखे थे जिसमें नॉन स्टिचियोमेट्रिक हुआ था, उसमें क्या हुआ था? एटम का रेशियो ही चेंज हो गया था। अब आप एक बात और बताइए कि क्या ये डिफेक्ट नहीं है? आप टोटल नंबर ऑफ कैटायन एग्जैक्टली इक्वल है वैकेंसी के, मतलब टोटल नंबर ऑफ कैटायन और टोटल नंबर ऑफ एनायन, मतलब 2 आयरन एटम लापता कर दिए या 2 ऑक्साइड आयन लापता कर दिए, तो इस जगह पर उस जगह पर ये सॉलिड कमजोर होगा कि नहीं होगा? तो ऐसी स्थिति में ये सब सॉलिड के डिफेक्ट के अंतर्गत आता है। अब जो 2 बात आप लिखे हैं उसको अभी ही बोल ही देते हैं, सब यहीं पर तुमको समझ में आ जाएगा। स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है? स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट है जो एराइज होता है तो कंपाउंड का स्टिचियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होता है, और नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट है जिसके एराइज होने से कंपाउंड का स्टिचियोमेट्री प्रभावित हो जाता है। जैसे अभी जो आप देख रहे हैं यह स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत आएगा या नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत? ये आएगा स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत, क्योंकि डिफेक्ट आने के बावजूद भी यह सॉलिड अपने स्टिचियोमेट्री को बरकरार रखे हुए है, 1:1 में है, जिस रेशियो में होना चाहिए उसी रेशियो में है। और यदि हम सिर्फ एक को गायब कर देते, आयरन के वैलेंसी को बढ़ाकर एक आयरन को गायब कर देते, तो वैसे में स्टिचियोमेट्री बाधित हो जाता, दोष वहां भी उत्पन्न हुआ, लेकिन वो किसके अंतर्गत आएगा? नॉन स्टिचियोमेट्रिक के अंतर्गत। तो स्टिचियोमेट्रिक के अंतर्गत फिर आगे 2 तरह का डिफेक्ट है, एक है शॉर्टकी डिफेक्ट, एक है फ्रेंकेल डिफेक्ट। बिहार बोर्ड वाले लोग यहाँ पर सचेत हो जाएंगे, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट टाइप भी, लॉन्ग टाइप भी, ऑब्जेक्टिव टाइप भी। न्यूमेरिकल टाइप यहाँ से नहीं आता है, न्यूमेरिकल अब इसमें है ही नहीं। तो चलिए एक बार देखते हैं, इसका डेफिनेशन लिखे थे क्या? रुक जाइए, अब थोड़ा रुक ही जाइए, जब इतना देर रुके तो रुकिए। अब स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड के बारे में डेफिनेशन है, आयनिक कंपाउंड इन विच रेशियो ऑफ कैट, ये तो हम अभी पढ़े ही। स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट सुनिए, स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है? स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर डिफेक्ट इन विच स्टिचियोमेट्री ऑफ सॉलिड्स आर नॉट डिस्टर्ब। स्टिचियोमेट्री जो पहले था वही रहेगा, तो जो पहले था वही रहेगा। ये कैसे एराइज होगा? जब सेम नंबर ऑफ कैटायन और एनायन वैकेंसी क्रिएट हो, सेम नंबर ऑफ कैटायन एनायन वैकेंसी क्रिएट होगा। मान लीजिए 5 कैटायन भागा तो 5 एनायनों को भगा दीजिए, जो 100/100 था वो 95/95 हो गया, सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 हो गया, स्टिचियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं हुआ। इसके अंतर्गत ये कितना तरह का होता है? शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा फ्रेंकेल डिफेक्ट। अब शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है उसको देखो, यहां पर हम आएंगे तो VVR लिखा देंगे। देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट में लिखा हुआ है व्हेन सेम नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द नॉर्मल लैटिस साइट इज कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट। अब देखिए सेम नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन वैकेंसी आर प्रेजेंट इन दिस डिफेक्ट। केटायन जितना भागा उतना एनायन भागा, तो कहां से स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट होगा? क्या कोई दिक्कत है? इसके आगे का जो बात है वो सब में और भी डेप्थ है, उसको हम बाद में देख लेंगे, लेकिन फिलहाल अब नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट पर आइए आप। देखो नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या लिखा हुआ है? द डिफेक्ट विच डिस्टर्ब द स्टिचियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड आर कॉल्ड नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। फिर इसके अंतर्गत 4 तरह का चीज होता है, तो उस सबको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अभी लिखिए तो फिलहाल
इसमें फोटो वोटो बनाना पड़ेगा। कहाँ तक लिखे थे आप? ये हेडिंग डाल के ना छोड़े थे, लिखे तो। अच्छा, आप 11th में जो जो लोग पढ़े थे, आप याद कीजिए, आप एक टॉपिक सुनिए तो, एक मिनट। आप एक टॉपिक पढ़े थे स्टेचियोमेट्री, याद है? स्टेचियोमेट्री। एक मिनट रोकेंगे थोड़ा आपको, इधर देखिए। उस स्टेचियोमेट्री में आपको हम एक बात बताए थे, जिसे N2 H2 के साथ रिएक्शन करता है तो NH3 का निर्माण करता है। ठीक है, मतलब एक सिंपल सा बात है, थोड़ा सुन लो, याद आ जाएगा, क्योंकि टॉपिक रिलेट कर रहा है वहां से। ये रिएक्शन पहले बताओ तो बैलेंस है कि नहीं? बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना है तो इधर कितना नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन। तो हम यहाँ पर 2 कर देते हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या? मतलब ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको वहां पर कुछ बताया गया था कि कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन जब आप बैलेंस करते हैं ना, तो वहां पर 2 तरह के कॉफिशिएंट से आपको भेंट होगा। एक कहलाता है नॉर्मल कॉफिशिएंट और एक होता है स्टेचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो नॉर्मल कॉफिशिएंट किसको कहते हैं और स्टेचियोमेट्रिक कंपाउंड कॉफिशिएंट किसको कहते हैं? ये यदि 2 नाइट्रोजन है तो NH3 का यदि मान लो 2 गो ले लो तुम, तो 2 NH3 को हम किस तरह से लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। तो ये जो 2 लिखे ना, इसको कहा जाता है नॉर्मल कॉफिशिएंट। ठीक है, और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में आप हमेशा नॉर्मल कॉफिशिएंट को डिस्टर्ब करते हैं या बदलते हैं। यदि आप यहाँ पर 2 लिख दिए, इसका मतलब है कि ये कंपाउंडे बदल गया। अब ये NH3 अमोनिया नहीं है, ये कुछ और है। हालांकि इसका फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन फॉर्मूला बदल देंगे। मान लीजिए वाटर का फॉर्मूला H2O है, होता है, और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करके बनाता है H2O, और आपको ये बैलेंस नहीं दिख रहा है, बस आप यहाँ पर O2 कर दीजिएगा। ये वाटर थोड़ी है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, कान साफ करने में यूज में आता है। बात समझ रहे हैं? तो इसको कहा जाता है स्टेचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, और यहां जो लगा होता है इसको कहा जाता है नॉर्मल कॉफिशिएंट। तो अभी जो फॉर्मूला चेंज हुआ था FeO, वो क्या हो गया था? चेंज होने के बाद, एक एटम के हटने के बाद Fe 0.99O, तो कौन चीज बदल गया? स्टेचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट बदल गया। तो कंपाउंड में यदि स्टेचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट बदल जाए तो निश्चित है कि वो कैसा कंपाउंड होगा? नॉन स्टेचियोमेट्रिक कंपाउंड। और स्टेचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट सेम है, इसका मतलब है कि वो स्टेचियोमेट्रिक कंपाउंड। उतारिए इसको। यदि डेफिनेशन लिख लें तो आगे लिखिए। स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए, उसका टाइप लिख लीजिए, और इस टाइप में स्क्वायर ब्रैकेट देके लिख दीजिएगा VVI। ये पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मात्र 2-3 गो हर साल आता है। एक क्वेश्चन हर साल का मतलब हर उसी तीनों में से कोई एक आने का संभावना रहता है। एक, व्हाट इज क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, व्हाट आर मेजर डिफरेंसेस बिटवीन देम, ये एक आता है। ये व्हाट इज शॉर्टकिट इफेक्ट, फ्रैंकेल इफेक्ट, व्हाट इज कंडीशन ऑफ शॉर्टकिट इफेक्ट, फ्रैंकेल इफेक्ट,
एंड डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकट इफेक्ट एंड फ्रेंकेल इफेक्ट। और एक आता है इसके आगे के टॉपिक सेमीकंडक्टर से, व्हाट इज एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। यही 3 क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप में रिपीट करता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना खाली यही सब पूछेगा, परसेंटेज वॉइड इन बीसीसी क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एससी क्या होगा, यही पूछता है। और ये सब जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना, ऑब्जेक्टिव पर देखने के साथ टिक मार दोगे, उसमें तुमको अब सोचना भी नहीं पड़ेगा, तुम इस तरह से पढ़े हो। अब उसमें यदि तुमको कहीं दिक्कत है तो बात करो, फिर उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। यहाँ तक भी यदि लिख ली है तो ये नंबर ही नहीं लिए शॉर्टकट इफेक्ट। हो गया क्या लिखा हुआ? टोटल 16 चैप्टर आपको पढ़ना है बिहार बोर्ड में, ठीक है। 2 चैप्टर को आपको पीपीटी पर पढ़ाया जाएगा, जिसमें पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट था और एक चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता है, फटाफट आप लिख के ख़त्म कर रहे हैं। बाद बाकी का कोई पीपीटी नहीं बना हुआ है, बाद बाकी जैसे 11th में आप पढ़े हैं वैसे ही पढ़ाया जाएगा। ये बहुत उलझन वाला चैप्टर है ये। चेंज करें अब? लिखिए। शॉर्टकट इफेक्ट हेडिंग डालिए और यहाँ से यहाँ तक इसका डेफिनेशन है उसको लिख लीजिए। उसके बाद एरो देखिए इसको लिख लीजिए, और उसके बाद कुछ मत लिखिएगा, कुछ फोटो बनेगा यहाँ पर। इस संडे को 7 से 9 क्लास है आपका मॉर्निंग में, 7 से 9। 7 से 9 पढ़ाई होगा, और 9 बजे के बाद फिर खिस्सा करेंगे थोड़ा बहुत हम लोग, जो कि जनरली हो नहीं पाता है रेगुलर क्लास में। क्वेश्चन बनाए सभी लोग? अब क्वेश्चन बनाइए, अब क्वेश्चन में कहीं कोई उलझन नहीं, अब सब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, भाषा तो कम से कम समझ में आ ही जाएगी, टर्म समझ में आ जाएगा। आप यदि दिमाग ना लगा सके तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो अलग बात है। हाँ है, देखो कौन सा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ रहता है भाई? क्वेश्चन नहीं दिए थे बनाने के लिए, टेलीग्राम पर भेजे थे ना, न्यूमेरिकल टाइप जो भी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। एक थ्योरी, एक ही मात्र तो थ्योरी है जहां पर पूरा क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर का, बाद बाकी कोई थ्योरी का जगह ही नहीं है, ये न्यूमेरिकल का जगह ही नहीं है कहीं फिर। हमको लगता है 12-13 को क्वेश्चन था ना, उस 14 को बना लीजिए, उसको खत्म करेंगे, उसके बाद सामने में क्वेश्चन देंगे, अब बनाओगे तुम उसी दिन संडे को। चौदह 15 बना लोगे, उसके बाद खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो, बना सकते हो खुद से, और नहीं बनेगा तो बता देंगे, इसमें इस दिक्कत क्या है। लेकिन 2 घंटा बैठे हुए करेंगे उस दिन, ही नहीं कि 14 क्वेश्चन 14 मिनट में खत्म तो सो छुट्टी दे दीजिए, वो सब नहीं होगा। कौन चीज? नाश्तार बोल रहा है? भोजे खिला देंगे लास्ट में एक बार। तुम रोज का रोज संडे संडे नाश्तार करवाओगे तो जितना दिए हो हमसे वसूल ही लोगे। ऐसे ही खून चूस रहा है मेरा।
ऐसे भी टीचर लोगों का परसेप्शन बना हुआ है, टीचर लोग बहुत कंजूस होते हैं। ये तुम सब बनाया है, होते थोड़ी हैं। हम ही को देख के ये सब बात बोलना शुरू किया। चलिए देखिए यहाँ शॉर्टकट इफेक्ट है व्हेन सेम नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द नॉर्मल लैटिस साइट। नॉर्मल लैटिस साइट पर जो एटम होना चाहिए था, यदि सेम संख्या में केटाइन वैकेंसी क्रिएट हो गया, सेम संख्या में एनायन वैकेंसी क्रिएट हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो डिफेक्ट अराइज होता है उसको क्या बोलते हैं? शॉर्टकट डिफेक्ट। द डिफेक्ट arises due to missing of constituent particles from normal lattice site. The lattice point होगा, the lattice point which are unoccupied is called a lattice vacancy or lattice hole. जहां पर एटम को रहना चाहिए था लेकिन वहां पर एटम नहीं है तो खाली जगह बचेगा, इसलिए हम लोग उसको लेटिस वैकेंसी कहते हैं या लेटिस होल कहते हैं। अब यहाँ के बाद एक फोटो बनेगा, उसको देखते हैं। पहले यहाँ तक हो गया क्या सभी लोग का? देखिए सबसे पहली बात, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंगेल डिफेक्ट हमेशा आयनिक सॉलिड में क्रिएट होगा। आयनिक सॉलिड का मतलब एक केटाइन, एक तरह का एक एटम केटाइन वाला होना चाहिए, दूसरे तरह का एनायन वाला होना चाहिए। केटाइन कौन बनाएगा? मेटल। और एनायन कौन बनाएगा? नन मेटल। नन मेटल को जनरली हम एक्स से इंडिकेट करते हैं और मेटल को जनरली एम से इंडिकेट करते हैं। तो इसका जो परफेक्टली ऑर्डर्ड सॉलिड बनता है एम प्लस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस, इस तरह से एक्स माइनस एम प्लस। ये फोटो बनाइए साथ साथ आप। पहले आप ये बताइए कि ये परफेक्टली ऑर्डर्ड है या अरेंजमेंट कुछ गड़बड़ है? यह है सॉलिड विदाउट डिफेक्ट, विदाउट एनी डिफेक्ट, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बनाइए। इसको देखिएगा ना, बुक में इस तरह से घेर देता है और इसको घेर के एक दूसरे से जोड़ देता है। इसीलिए आपको बोले साथ साथ करने, क्योंकि इस बहुत सारा काम है इसमें। और इस सब को ना आप देखिएगा एक दूसरे से जोड़ देता है। जोड़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके अंदर कुछ जगह बचेगा जिसका कुछ स्पेशल नाम है, जिसकी चर्चा आगे लैंग्वेज में होगी, तो उसको अभी ही समझ लेते हैं। हाँ जी बनाना है, सब बनाना है। सुनिए, इसको हम लिखते हैं सॉलिड विदाउट एनी डिफेक्ट। अब बताओ तो इसमें हमको देखो इधर, इसमें हमको शॉर्टकट डिफेक्ट दिखाना है, तो बताओ तो क्या करें इसमें? क्या करना है? सेम नंबर ऑफ केटन और एनायन को हटाइए उसके नॉर्मल लेटिस पॉइंट से, तो कहीं पर एक जगह खाली कर दो। जैसे मान लो यहां से एम प्लस को हटा दिए और यहां से एक्स माइनस को, तो गोला लगा के खाली जगह छोड़ दीजिए। बताइए इसको क्या बोला जाएगा? केटाइनिक होल या केटाइनिक वैकेंसी? और इसको क्या बोला जाएगा? एनाइनिक वैकेंसी। एक केटाइन गायब हुआ, एक एनाइन गायब हुआ, स्टिचियोमेट्री वही रही, इसीलिए ये स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत आएगा। तो क्या यहां पर भी आप लिखेंगे सॉलिड विदाउट एनी डिफेक्ट? क्या लिखेंगे आप? सॉलिड विथ शॉर्टकट डिफेक्ट। तो दोनों फोटो बनाना पड़ेगा। क्या सोचे थे ना? अभी दो फोटो बना लो, आगे से शॉर्टकट में खींच देंगे हम।
हर एक साल के बाद ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, शॉर्टकट डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट। देखना पड़ेगा इस बार ऑब्जेक्टिव था यहाँ से। ये जो हमसे पूछते हो क्वेश्चन सब टेलीग्राम पर है, खुद से जाके देखो, कॉन्फिडेंस आएगा। हम बोलेंगे तो तुम ऐसे पूछेगा इस बार आया था, तो जाके देखो ना आया था कि नहीं आया था, कब कब आया था। हो गया, चेंज करें। सुनिए इधर, यहां लिख दीजिए तो मिसिंग एन आयन, मिसिंग केटायन। हाँ ये क्या है, सॉलिड विथ शॉर्टकट डिफेक्ट। अब इसी में पहले कुछ बात को समझिए। देखो इधर, केटायन एनायन के बीच में ये जो जगह बचता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट। वो सब आगे मिलेगा लैंग्वेज में। तो आगे जो डिफेक्ट है ना, वो कौन सा डिफेक्ट है? फ्रैंकेल डिफेक्ट। सुनिए इधर, इधर हमारी तरफ देखिए। शॉर्टकट डिफेक्ट समझ में आ गया सबको? इसका आगे कंडीशन है और भी कुछ कुछ बातें हैं, उसको हम बाद में करेंगे। हम इसी फोटो पर कुछ बात समझा रहे हैं, पहले समझ लीजिए। ये परफेक्टली ऑर्डर्ड है, अरेंजमेंट रेगुलर है, कोई डिफेक्ट नहीं है। शॉर्टकट डिफेक्ट आया तो सेम नंबर ऑफ केटायन और सेम नंबर ऑफ एनायन गायब हुआ अपने नॉर्मल लेटेस्ट पॉइंट से। जब आप फ्रैंकेल डिफेक्ट पढ़ रहे होंगे तो उसमें क्या होता है कि केटायन और एनायन मिसिंग नहीं होता है, जिसको जहां रहना चाहिए था वो वहीं रहता है, बस एक आध केटायन छिटकता है। मतलब जैसे कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेटल को यहां से निकाल लीजिए और मेटल को यहां से निकाल के ये अपने नॉर्मल लैटिस पॉइंट पर नहीं रह के इस बीच में कहीं घुस जाए, यहां पर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा और जहां पर इंटरस्टिशियल पोजीशन है, जहां पर ऑलरेडी वैकेंसी रहता, वहां पर जाके एटम इंटर कर जाता है। तो आप ये बताइए कि जितना मेटल एटम पहले था उतना ही मेटल एटम बाद में भी है, खाली अंतर क्या है? एक पॉइंट पर वैकेंसी क्रिएट किया और दूसरे पॉइंट पे एक्सेस एटम हो गया, यही ना अंतर आया। तो अब आप ये बताइए कि दोनों में अंतर क्या है? दोनों के डेंसिटी में फर्क पड़ेगा या नहीं फर्क पड़ेगा? इसमें जो बाद में अभी बताए इसमें डेंसिटी नहीं बदलेगा, डेंसिटी नहीं घटेगा, लेकिन उस पहला डिफेक्ट में डेंसिटी घट जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है शॉर्टकट डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट का, समझे? शॉर्टकट डिफेक्ट में सॉलिड का जो डेंसिटी होता है वो डिक्रीज कर जाता है, जबकि फ्रैंकेल डिफेक्ट में डेंसिटी अनअफेक्टेड रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। क्लियर है ये? अच्छा, एक और बात, अब आप ये बताइए कि क्या सेम मेटल एटम इस छोटे से जगह में उसी साइज का अट सकता है? कभी भी नहीं अटेगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि मेटल एटम का साइज काफी छोटा होना चाहिए। किससे? एनायन से, तब ना छोटा केटायन रहेगा तो बीच में जाके घुसेगा। और इसमें सेम नंबर ऑफ केटायन और सेम नंबर ऑफ एनायन यदि गायब है तो इसमें जो साइज होता है ना एटम का, मतलब आयन का, वो दोनों आपस में लगभग सेम होता है। यदि सेम एटम होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा, और यदि साइज छोटा बड़ा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। आप कल याद कीजिए। अच्छा छोड़िए, उसको हम देख लेंगे बाद में। तो ये सब कंडीशन है, ये सब आगे आएगा, इसीलिए हमेशा बोल रहे थे। तो देख लेते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है होल क्रिस्टल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। ओवरऑल चार्ज तो आएगा नहीं, क्योंकि सेम नंबर ऑफ कैटायन और सेम नंबर ऑफ एनायन गायब हुआ है अपने स्थान से। तो इसको लिख के हेडिंग डालिए जनरल कंडीशन फॉर शॉर्टकट डिफेक्ट।
फोटो के बाद इस बात को लिखिए, हेडिंग डालिए जनरल कंडीशन फॉर शॉर्टकट इफेक्ट, और देखिए इसमें मात्र दो ही कंडीशन है। पहला अंतर है सॉलिड्स हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी तुरंत बोले थे ना कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा बोला गया था द केटाइन एंड एनाइन हैव ऑलमोस्ट द सेम साइज, तो यही इसका कंडीशन है। ये जो जनरल कंडीशन फॉर शॉर्टकट डिफेक्ट पढ़ रहे हैं आप, यदि आप फ्रेंकेल डिफेक्ट में जाएंगे तो जनरल कंडीशन वहाँ भी दुए को होता है, लेकिन वहाँ पर जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना सॉलिड्स हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, वहाँ पर हाई नहीं होता है, लो होता है, कम होता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है केटाइन एंड एनाइन्स हैव ऑलमोस्ट सेम साइज, केटाइन का साइज काफ़ी छोटा होना चाहिए किससे, एनाइन के साइज से। तो जो इसका कंडीशन है वही इसका अंतर भी है, एक में साइज सेम है, एक में साइज में अंतर है, एक में कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है, एक में कोऑर्डिनेशन नंबर कम है। और एक अंतर है डेंसिटी का, शॉर्टकट इफेक्ट में डेंसिटी घटता है, इसमें डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या हो गया? एग्जाम्पल लिख लीजिए किस किस सॉलिड में ये डिफेक्ट पाया जाता है, जैसे NaCl, KCl, KBr, CHCl, इस सब सॉलिड में शॉर्टकट डिफेक्ट पाया जाता है। और आगे देखिए लिखा हुआ है ड्यू टू शॉर्टकट डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस। थोड़ा ग्रामेटिकली एरर है, उसको ठीक कर लीजिएगा। शॉर्टकट डिफेक्ट के कारण सॉलिड का जो डेंसिटी होता है वह डिक्रीज कर जाता है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऐसे लिख लीजिए, ये लाइन थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस ड्यू टू कौन डिफेक्ट, शॉर्टकट या फ्रेंकेल, शॉर्टकट। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल के बाद लिखिए तो जो लिखा रहे हैं लिखेंगे डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस। अरे नहीं यार, वो देखो ना सेंटेंस पढ़ के देखो ना, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है पढ़ने में। लिखेंगे डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस ड्यू टू शॉर्टकट इफेक्ट, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस ड्यू टू शॉर्टकट इफेक्ट। और अगला हेडिंग डालिए फ्रेंकेल डिफेक्ट। अगला हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए और इस सेंटेंस को थोड़ा समझ लीजिए, जो पढ़ा है वही बात है ना, कल आइएगा तो फटाफट उतार लीजिएगा बस। देखिए लिखा हुआ है द डिफेक्ट्स अराइजेस व्हेन एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट एंड ऑक्युपाइज द वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट बिटवीन द लेटिस पॉइंट इज नोन एज फ्रेंकेल डिफेक्ट। वही बात है ना, अपने नॉर्मल लेटिस साइट से अनुपस्थित है और इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाके उपस्थित हो गया। मतलब इधर देखो, शॉर्टकट डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट में मोटा मोटी अंतर यही है, जैसे इस क्लास में 100 लड़का 100 लड़की बैठी हुई है, यदि एक लड़का और एक लड़की को निकाल दिए उसके नॉर्मल जगह से,
तो ये कौन सा डिफेक्ट हो गया? शॉर्टकी डिफेक्ट। और फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या किया गया, किसी एक को उठा दिया गया जहां पर वो बैठा हुआ था, और उसके स्थान पर उसको वहां से हटा के उस स्थान पर रख दिया गया जहां पर कोई नहीं था। इंटरस्टिशियल पोजीशन में तो कोई नहीं रहता है, तो गैप है बीच का। तो ये अच्छा ये बताइए, तो किसी लड़का को यदि उठा के वैसे स्थान पर रखा गया जहां गैप था, तो लड़का कैसा होगा? सेम शेप साइज का होगा, तो वैसी स्थिति में कभी भी अटेगा वो वहां जाके। जो छोटा वाला बच्चा होगा उसी को ना उसमें सेट किया जा सकता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है इसमें फ्रेंकेल डिफेक्ट में, और उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। इसमें केटाइन का साइज छोटा होता है, एनएन का बड़ा होता है, उसमें दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। तो कल आइएगा तो फटाफट इसको लिख के रखिएगा, तो आएंगे तो फोटो वोटो बना के तुरंत निकलेंगे।